हमारे खास कार्यक्रम कल आज और कल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। इस खास कार्यक्रम में बात हम उन राजनीतिक घरानों की करेंगे जिनकी राजनीतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही राजनीतिक बेला बदलते समय के साथ करवट ले रही है। कहने का अर्थ ये कि खुद को स्थापित करने से लेकर कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के सियासी सफर को हम इस कार्यक्रम में समाहित करेंगे। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुद्र से नूर निकलेगा। हमारे पहले एपिसोड में शामिल उस शख्सियत पर ये लाइंस बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जो वो चाहते थे उन्होंने हासिल किया। उनके जुनून का नतीजा ये निकला कि वो प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक पद तक पहुंच गए। बात उस नेता की है जिसने कानून की पढ़ाई की, प्रोफेसर बने, लेकिन हमेशा झुकाव सियासत में रहा, तो सियासी दांव पेंच भी शुरू कर दिए और मेहनत ऐसी की जिसने उन्हें राजनीति के उस शिखर तक पहुंचा दिया जहां पहुंचने में बहुतों के पसीने छूट जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की। ये रिपोर्ट आप देखिए। लोकतंत्र की गहरी जड़ें अगर कहीं से गुजरती है तो वो है राजनीति, क्योंकि राजनीतिक गलियारों की उठापटक, चाल, सियासतदानों की ताल हर उस कोने को प्रभावित करती है जिससे या तो जनता का हित होता है या अहित। कहने को तो राजनीति एक गहरा दलदल है, लेकिन राजनीतिज्ञों का हर एक फैसला जनता के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि देश की दिशा और दशा इन्हीं फैसलों से तय होती है। यूं ही नहीं, हमारे राजनीतिक विद्वानों ने एक अच्छे समाज की परिकल्पना की थी। यूं ही नहीं, राजनीतिक पंडितों ने एक विश्व गुरु भारत का सपना गढ़ा था। लेकिन हमारे संविधान निर्माता ये भी जानते थे कि ये सब तभी संभव है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और देश के विकास संबंधी दूरदर्शी फैसले लिए जाएंगे। यहां तक कि एक अच्छा और पारदर्शी शासन भी तभी बन पाएगा जब डेमोक्रेसी में सभी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होंगे। कहने का मतलब ये कि सब कुछ राजनीति से ही तय होता है। इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई ऐसे राजनीतिक घरानों की बेला है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है या बढ़ा रहे हैं और अपने शासन में लिए गए फैसलों से प्रदेश के विकास के पहिए को रफ्तार दी है। यहां तक कि कुछ ऐसे फैसले जो नजीर भी बने तो कुछ आलोचना का सबब भी। इस खास कार्यक्रम कल आज और कल में हम बात इन्हीं राजनीतिक घरानों की करेंगे जिनकी राजनीतिक यात्रा में स्थापना से लेकर संघर्ष और संघर्ष से लेकर चुनौती और सफलता के शिखर तक पहुंचने की कहानी समाहित है। हम बात उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही राजनीतिक विरासत की भी करेंगे। हमारे पहले एपिसोड में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सियासत के उस नेता की जिन्होंने पहले तो कानून की पढ़ाई की, फिर बाद में प्रोफेसर बन गए और कॉलेज में पढ़ाने लगे। लेकिन उनका मन तो सियासी दांव पेंच में लगता था। फिर क्या था, उन्होंने सियासी मोर्चा संभाल लिया और सूबे के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर पहुंच गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल की। लेकिन प्रोफेसर के बाद 2 बार सीएम बनने तक का सफर इतना भी आसान नहीं था। और अगर आपको ये जानना है तो इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, जिसके बाद आपको ये पता चलेगा कि इस सफर में कांटे कितने थे और फूल कितने। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा प्रेम कुमार धूमल के छात्र जीवन में।
प्रेम कुमार धूमल जो जन्मे तो हमीरपुर के समीरपुर गांव में, पढ़ाई जालंधर में हुई, लेकिन सियासत में ऐसा तड़का लगाया जिनका लोहा बड़े बड़े नेताओं ने माना। 1982 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बनने से लेकर साल 1993 तक धूमल के हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष बनने तक कैसा रहा उनका सियासी सफर, ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए। प्रेम कुमार धूमल का जन्म 10 अप्रैल 1944 को हमीरपुर के समीरपुर गांव में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भगवाड़ा में हुई। धूमल शुरू से ही पढ़ने में मेधावी थे। धूमल ने मैट्रिक की पढ़ाई हमीरपुर से ही पूरी की। साल 1970 में धूमल ने जालंधर के दोआबा कॉलेज में अंग्रेजी से एमए में पहला स्थान हासिल किया। धूमल ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से एलएलबी की पढ़ाई की। प्रेम कुमार धूमल सियासत में आने से पहले प्रोफेसर थे। धूमल ने पढ़ाई पूरी करने के बाद पंजाब विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के तौर पर ज्वाइन किया था। नौकरी करते हुए उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका झुकाव सियासत की तरफ ज्यादा रहने लगा था। प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री हैं, तो वो शुरू से उनका जो झुकाव था वो राजनीति की तरफ से था। तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जालंधर और अमृतसर में हुई थी। तो युवा मोर्चा के साथ वो आके उस समय जुड़ गए थे और युवा जनता का कुछ काम कर रहे थे। लेकिन राजनीति में उनका जो आना हुआ वो ठाकुर जगदेव चंद की वजह से हुआ। प्रेम कुमार धूमल वैसे तो सियासत में काफी वक्त से सक्रिय थे। 1982 में धूमल भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बने, लेकिन उनको पहली बार चुनाव लड़ने का मौका साल 1984 में मिला। उस वक्त बीजेपी विधायक जगदेव चंद्र ने हमीरपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, तो बीजेपी किसी और चेहरे की तलाश करने में जुटी थी और धूमल में उनको वो चेहरा दिखा। धूमल को लोकसभा चुनाव का टिकट मिल गया, लेकिन धूमल को हार का सामना करना पड़ा। 1984 में भाजपा हाईकमान ने जगदेव चंद जी को कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो वहाँ एक चेहरा था, यही प्रेम कुमार धूमल जी, तो उन्होंने उनका नाम सुझाया कि क्यों ना प्रेम कुमार धूमल जो है यहाँ से हमीरपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े। तो 1984 में धूमल साहब ने हमीरपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। चुनाव तो हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर और जनमानस के अंदर उनकी एक पहचान बन गई कि ये लीडर हैं, और उन्होंने को जुझारू तो थे ही और आज भी हैं, और लीडरशिप में उनका कोई मुकाबला ना उस वक्त था ना इस समय है। साल 1989 में एक बार फिर बीजेपी ने धूमल पर हमीरपुर में दांव लगाया, लेकिन इस बार धूमल ने पार्टी को निराश नहीं किया और हमीरपुर से जीत हासिल की। इस तरह से प्रेम कुमार धूमल ने सियासत में जीत की शुरुआत की। साल 1991 में फिर से धूमल लोकसभा पहुंचे। साल 1993 में धूमल को हिमाचल बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। बात 1998 की है, जब धूमल के लिए एक ऐसा मौका जो उनके सियासी सफर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो मौका था नरेंद्र मोदी से दोस्ती का। नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती ऐसी काम आई जिसने उन्हें सूबे के सबसे बड़े राजनीतिक पद तक पहुंचा दिया।
इस कहानी में कितने ब्रेकर रहे और धूमल की नरेंद्र मोदी से दोस्ती कैसे काम आई और फिर सियासी ट्विस्ट ने सब कुछ कैसे बदल दिया, इस रिपोर्ट के जरिए आप ये समझिए। ये बात साल 1998 की है, जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम कुमार धूमल के नाम पर जीत हासिल की थी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि धूमल को बीजेपी की अगुवाई करने का मौका कैसे मिला। इस कहानी में नरेंद्र मोदी की दोस्ती का अहम रोल है। सूबे में कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव होने वाले थे, बीजेपी अपने नेता की तलाश कर रही थी। नरेंद्र मोदी हिमाचल बीजेपी के प्रभारी थे। बीजेपी का लीडर चुनने के लिए एक बैठक हुई। इस बैठक में शांता कुमार ने टीम की अगुवाई करने से इनकार कर दिया। फिर क्या था? प्रभारी नरेंद्र मोदी ने नया लीडर चुनने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को मना लिया। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के दोस्त प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में चुनाव में जाने का फैसला हो गया। नरेंद्र मोदी जी की मन में पहली पसंद धूमल साहब ही थे। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी के करियर में भी, पॉलिटिकल करियर के लिए भी धूमल साहब का भी योगदान रहा। उन्होंने भी अपनी मित्रता निभाई, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने की बात थी या फिर चाहे मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की बात थी। तो धूमल साहब ने भी अपनी भूमिका दोनों तरफ निभाई। शायद बहुत से लोग इस बात को जानते नहीं होंगे। विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 31 सीटें और कांग्रेस को 32 सीटें मिली। बड़ी पार्टी कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला। वीरभद्र सिंह ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और सिर्फ 11 दिन में पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद प्रेम कुमार धूमल को हिमाचल विकास कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिल गया और धूमल सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। प्रेम कुमार धूमल ने 5 साल तक सूबे में सरकार चलाई। हालांकि बीजेपी में सियासी खींचतान चलती रही। शांता कुमार के समर्थक विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला, जिसका नुकसान बीजेपी को साल 2003 विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। इस चुनाव में धूमल की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। हालांकि प्रेम कुमार धूमल बमसन से चुनाव जीत गए और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। कुछ भी स्थायी नहीं होता, चाहे वो जिंदगी हो, राजनीति या कोई भी क्षेत्र। घटनाक्रम में लगातार बदलाव आता रहता है। फिर से एक बदलाव प्रेम कुमार धूमल के सियासी सफर में आया। ये एक ऐसा बदलाव था कि धूमल फिर लोकसभा सांसद चुने गए। लेकिन राजनीतिक करवट का दायरा इतना बड़ा था कि 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में धूमल की अगुवाई में बीजेपी जीत गई और धूमल फिर सीएम बन गए। लेकिन सांसद से दूसरी बार प्रदेश का मुखिया बनने का सफर कैसा रहा और कौन सा वो सियासी घटनाक्रम था जिसके बाद से धूमल सियासत से लगातार दूर होते चले गए? इन तमाम सवालों का जवाब आप जानिए इस रिपोर्ट में। ये सियासी घटनाक्रम तेजी से बदलता रहा। दरअसल बात साल 2007 की है, जब क्वेश्चन फॉर कैश का मामला सामने आया। कई सांसदों पर सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप लगे। इस मामले में हमीरपुर के सांसद सुरेश चंदेल का भी नाम सामने आया। चंदेल को इस्तीफा देना पड़ा। हमीरपुर में उपचुनाव हुए और प्रेम कुमार धूमल एक बार फिर लोकसभा सांसद बन गए। लेकिन उसके बाद फिर से सियासी घटनाक्रम ने करवट ली और कहानी फिर कुछ और हो गई। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 2007 में विधानसभा चुनाव हुए। एक बार फिर धूमल की अगुवाई में बीजेपी मैदान में उतरी और इस बार बम्पर जीत हासिल की। बीजेपी को 41 सीटों पर जीत मिली।
दूसरी बार प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साल 2012 तक धूमल सीएम पद पर रहे। उनको मुख्यमंत्री फेस डिक्लेयर नहीं किया होता, पार्टी उनको अपना फेस नहीं बनाती, तो शायद बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता, बहुत बड़ा। शायद बीजेपी ना भी आ पाती। लेकिन खुद कई बार क्या होता है, ये भाग्य होता है और ये राजनीति है कि जिसकी वजह से 10, 12, 13 सीट बढ़ गई अनाउंसमेंट से ही, जो फर्स्ट चॉइस थी पार्टी की भी, लोगों की भी, जनता की भी, क्योंकि उनको सड़क का मुख्यमंत्री कहा जाता था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस के वीरभद्र सिंह एक बार फिर सीएम बने। साल 2017 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी को बड़ी जीत मिली, लेकिन इस बार धूमल अपना चुनाव हार गए। बस यही वो हार थी जिसके बाद धूमल लगातार सियासत से दूर होते गए। हिमाचल में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल एक इस तारे की तरह, एक इस सूरज की तरह चमकते हुए आए। हिमाचल में भाजपा की परिस्थितियों को बदला, हिमाचल में सत्ता में लाने का, 5 साल सत्ता को चलाने का काम उन्होंने किया। लेकिन वो परिस्थितियां भी यहाँ पर पैदा होती है, आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी हैं। जब सत्ता में सियासत के अंदाज ने, अपनी भाजपा की अंदरूनी राजनीति ने उनको पीछे धकेलने के लिए मजबूर जरूर किया। वो टूटे नहीं, वो झुके नहीं। उन्होंने बोला कि मैं सियासत के अंदर आज भी दमखम के साथ राजनीति करना चाहता हूं, लेकिन आला कमान की शर्तें, आला कमान के फैसले, उनके सामने उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। ये एक बड़े नेता की, एक अच्छे नेता की पहल और पहचान आप जरूर मान सकते हैं। प्रेम कुमार धूमल ने कभी भाजपा के दामन और आला कमान के फैसलों को चुनौती नहीं दी। वो चुनौती ना देना उनकी सियासत के पीछे जाने का एक कारण जरूर आप कह सकते हैं। लेकिन आज की सियासत के अंदर भी प्रेम कुमार धूमल और उनके राजनीतिक कद, उनके वोट बैंक के कैचर के रूप में उनकी छवि को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हालांकि इस दौरान भी वे लोगों के बीच जाते थे, जिससे ये उम्मीद की जा रही थी कि अभी वे राजनीति में सक्रिय रहेंगे। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव आते आते फिर बीजेपी में हलचल शुरू हो गई कि सीएम कौन होगा। लेकिन तब तक बीजेपी के कद्दावर नेता और हिमाचल के 2 बार के सीएम रहे प्रेम कुमार धूमल ने स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। धूमल क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके पीछे कई फैक्टर और कई कारण बताए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, हिमाचल प्रदेश की सियासत के मजबूत नेता और 2 बार के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल, जिनके बेटे अनुराग ठाकुर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने भी काफी मेहनत की है, तभी वो क्रिकेट की पिच के बाद सियासी पिच पर भी सफल पारी खेल रहे हैं। यूथ आइकन अनुराग ठाकुर खुद को हिमाचल की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में कैसे स्थापित कर पाए, ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रेम कुमार धूमल की शादी शीला से हुई है। धूमल के 2 बेटे अनुराग ठाकुर और अरुण ठाकुर हैं। धूमल के बड़े बेटे अनुराग ठाकुर भी सियासत में काफी सक्रिय हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि छोटे बेटे अरुण ठाकुर इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन हैं। बात अनुराग ठाकुर की करें तो अनुराग ठाकुर का जन्म 24 अक्टूबर 1974 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जन्मे अनुराग ठाकुर की शुरुआती शिक्षा की बात करें तो ये दयानंद मॉडल स्कूल से हुई है, जबकि उनके कॉलेज की पढ़ाई दोआबा कॉलेज जालंधर से हुई है। अनुराग ठाकुर ने यहां से बीए की डिग्री हासिल की। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का खेल करियर, उनका क्रिकेट डेब्यू हिमाचल प्रदेश की टीम से बतौर कप्तान शुरू हुआ था। दरअसल साल 2000 से 2001 के दौरान हुए
फर्स्ट क्लास मैच में उन्होंने जम्मू और कश्मीर के खिलाफ अपना क्रिकेट डेब्यू किया था। उन्होंने बीसीसीआई के सेक्रेटरी पद का भी चुनाव जीता, जिसके कुछ समय बाद ही उन्होंने मई 2016 में बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का चुनाव भी जीता और प्रेसिडेंट बन गए। अनुराग ठाकुर के नाम दूसरे सबसे युवा बीसीसीआई अध्यक्ष का खिताब भी है। अनुराग ठाकुर आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अनुराग ठाकुर ने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है और इस पहचान को कायम भी रखा हुआ है। अब आपको अनुराग ठाकुर से जुड़ी ये 10 बातें जो जरूर समझनी और जाननी होगी, जिससे न केवल आपको ये पता लगेगा कि ठाकुर अपनी राजनीतिक विरासत को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये भी कि उनके अब तक के सियासी सफर में उन्होंने खुद को भी स्थापित किया और कैसे वो एक यूथ आइकन बनकर उभरे हैं। अनुराग ठाकुर मई 2008 में उपचुनाव से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा पहुंचे। वह देश की मई 2008 में 14वीं लोकसभा, वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा, वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए। मई 2008 के संसदीय उपचुनाव में 34 साल की उम्र में अपनी पहली चुनावी जीत के बाद से अनुराग ठाकुर, जिन्होंने साल 2000 से लगातार 4 बार हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा की, 2019 में ठाकुर एक तेज रणनीतिकार और युवा आइकन के तौर पर उभरे, जिन्होंने 7 साल तक पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष के रूप में सेवा की। उन्होंने कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रामलाल ठाकुर को हराकर 3,87,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से लोकसभा चुनाव जीता। अनुराग ठाकुर को जब भी दिल्ली में अपने व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रम से समय मिलता है, तो वह अपना समय और ऊर्जा अपने निर्वाचन क्षेत्र में लगाना पसंद करते हैं। 25 साल की उम्र में अनुराग ठाकुर को एचपीसीए अध्यक्ष चुना गया, जो बीसीसीआई से संबद्ध राज्य क्रिकेट संघ का नेतृत्व करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अनुराग ठाकुर का क्रिकेट के प्रति समर्पण रहा है, जिन्होंने छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करवाया है। अनुराग ठाकुर को धर्मशाला में विश्व स्तरीय शोपीस स्टेडियम और 2 क्रिकेट अकादमियों सहित 5 स्टेडियम विकसित करने का श्रेय जाता है। ठाकुर का क्रिकेट का सफर 14 साल की उम्र में एक खिलाड़ी के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने वाली पंजाब अंडर 16 टीम का नेतृत्व किया था। तो मतलब ये कि अनुराग ठाकुर अपने पिता की राह पर चल रहे हैं। अपने पिता की ही तरह वह भी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और दिग्गज नेता की तरह उभरे हैं, जिन्होंने खुद को हिमाचल प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया है। तेज रणनीतिकार और युवा आइकन अनुराग ठाकुर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने सभी रिपोर्ट्स को बारीकी से समझा और जाना होगा, लेकिन जाते जाते अब आपको प्रेम कुमार धूमल से जुड़ी एक जरूरी बात भी बताते हैं। इस जरूरी बात में आप जानेंगे कि कैसे प्रेम कुमार धूमल ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई प्रयास किए और उनको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अब इसके इतर आपको प्रेम कुमार धूमल से जुड़ी एक जरूरी बात बताते हैं। दरअसल शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए भी धूमल ने कई प्रयास किए। इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है
राज्य के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 3 पक्के कमरों का निर्माण। इन सब के अलावा पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के छात्रवृत्ति प्रदान करने की पहल भी प्रेम कुमार धूमल ने ही की थी। अपने प्रशंसनीय प्रयासों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रेम कुमार धूमल को 2 बार गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी प्रदान किया गया। घड़ी को मत देखो, बल्कि वो करो जो घड़ी कहती है। लगातार चलते रहो। प्रेम कुमार धूमल का सफर भी हमें यही सिखाता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत और राजनीतिक घरानों के सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।